सो वेलकम एवरीवन टू आज का शो। मार्केट क्या लगता है, इट्स अ स्पेशल फीचर। ऋषिकेश सर हमारे साथ हैं, वेरी ग्रेशियसली एक्सेप्टेड आवर रिक्वेस्ट कि सर एक बार आओ। मुझे एक ही बार मौका मिला है ऋषिकेश सर से मिलने का, पहले एक ही बार हमारे पॉडकास्ट में भी आए हैं, सो दिस इज द सेकंड फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स। सर विदाउट एनी मतलब आई डोंट थिंक इंट्रोडक्शन की तो आपको ज़रूरत है ही नहीं, ऑफ कोर्स दूर दूर तक। सो बिल्कुल, बिल्कुल। तो बिल्कुल सर, बिना किसी चीज़ के सबसे पहले मीट ऑफ द मैटर में घुसते हैं कि मार्केट क्या लगता है आपको। मेरा पहला क्वेश्चन सर ये है कि आपने जो बातें कही बहुत मतलब सॉलिड और साउंड है। बट आपने 2 चीज़ें बोली, वन इज़ यू आर अ टेक्निकल ट्रेडर, वन इज़ एंड द अदर यस, इज़ कि दिस इज़ एन अपॉर्च्युनिटी फॉर यू टू बाय योर स्टॉक्स व्हिच यू बिलीव इन। अ, यस। नाउ दिस फॉर मी बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, मतलब मी एंड द आई बिलॉन्ग टू द कोविड जनरेशन जिनको कुछ नहीं आता है, बस अंधे बन के पैसा मार्केट में लगाते हैं। सो हम लोगों को ये बहुत दिक्कत होती है कि टेक्निकल में हम लोगों को कहा जाता है स्टॉप लॉस लगाओ एंड यू हैव टू ट्रेड दैट वे। इट्स मतलब ये कैसे एक टेक्निकल इन्वेस्टर कैसे बना जाता है? आई नो फंडामेंटल इन्वेस्टिंग में आप वैल्यू या ग्रोथ देख के यू कैन इन्वेस्ट एंड कीप योर मनी, एंड अब जब सस्ते में मिले तो आप और उठा लो। बट टेक्निकल में जो जनरली दिखता है उसमें बड़ा डिफिकल्ट होता है टू कंट्रोल। आई मीन वन साइकोलॉजिकली अगर आप कर भी लो तो भी उसमें आपके रूल्स आ जाते हैं कि 5% से नहीं नीचे जाना है एंड ऑल दैट। तो वो आप कैसे कर पाते हो, इफ यू कैन गाइड अस? ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि आज की डेट में मेरा 90% जो डिसीजन होता है, राइट? मतलब आप समझ लीजिए कि जो मेरा कन्विक्शन डेवलप होता है, वो टेक्निकल को देख के होता है, राइट? इवन टेक्निकल की हेल्प से आप 10 प्लस ईयर तक भी पोजीशंस को होल्ड रख सकते हो। 10 प्लस ईयर, राइट? मतलब 10 साल से भी ज़्यादा आप पोजीशंस को होल्ड रख सकते हो ओनली विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल। राइट। सो उसके पीछे क्या रीज़न है, मैं आपको क्लियरली बताता हूँ। देखिए ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल आँख बंद करके टेक्निकल फ़ॉलो करें या बिल्कुल आँख बंद करके फंडामेंटल फ़ॉलो करें। जैसा कि हम लोग हमेशा ये बोलते हैं या बाकी किसी से भी आप सुनेंगे कि जो चीज़ आपको सूट करता है, राइट? जो टेक्नीक या जो टूल चाहे फंडामेंटल हो चाहे टेक्निकल हो, सब अपनी जगह पर सही है, कुछ गलत नहीं है। ऑप्शन ट्रेडिंग अपनी जगह पे सही है, अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से रिस्क मैनेजमेंट पोजीशन साइज़िंग के अकॉर्डिंग आप कर रहे हो, राइट? आपके अंदर ग्रीड फ़ियर नहीं आ रहा है, पैनिक नहीं हो रहे हो, तो वो भी बहुत बढ़िया है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्सपीरियंस मैटर करता है हर जगह पे, राइट? सो जैसा कि आपने बोला कि टेक्निकली कैसे प्ले करें, तो जैसे कि काफ़ी बार मैंने ट्वीट किया हुआ है कि 10 में से मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरे 1 या 2 स्टॉक ज़ीरो हो जाएँगे, ये पहले से मान के चलता हूँ मैं, ठीक है? क्योंकि जिस कंपनी में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मान लीजिए कि कुछ एक ऐसा क्वार्टर आ जाए, जिसमें बहुत खराब रिज़ल्ट आ जाए या कोई उस कंपनी में पर्टिकुलर न्यूज़ आ जाए, या गवर्नमेंट का कोई बहुत बड़ा कोई पॉलिसी आ जाए, उस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए या उस कंपनी के लिए खराब हो, सो उसमें क्या होगा, उसमें कंटिन्यू लोअर सर्किट लगेंगे, तो आप निकल नहीं पाओगे उसके अंदर। सो इसमें क्या होता है कि इसके अंदर हम पोजीशन साइजिंग पर ध्यान रखते हैं। जैसे कि मैं किसी भी स्टॉक्स में 15% से ज़्यादा का एलोकेशन नहीं करता हूँ, राइट? और ऑटोमेटिकली वो बढ़ने की वजह से बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 15% से ज़्यादा का एलोकेशन नहीं करता हूँ। विनर के अंदर मेरा एलोकेशन हमेशा ज़्यादा रहता है। लूज़र के अंदर एंड नॉन परफॉर्मिंग स्टॉक्स के अंदर मेरा एलोकेशन, मैं क्या करता हूँ कि एलोकेशन कम करता रहता हूँ, और विनर के अंदर एवरी फ्रेश ब्रेकआउट या सपोर्ट पे जब वो आता है, तो मैं उसको इंक्रीज करता रहता हूँ। तो इससे क्या होता है कि खराब मार्केट में भी ना आपका जो ड्रॉडाउन है वो थोड़ा कम हो जाता है। सो जैसा कि टेक्निकली आप टेक्निकल की हेल्प से कैसे आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, उसके लिए जैसा कि अभी तक मैंने जो टाइम फ्रेम आपको बोला कि मैं कौन सा टाइम फ्रेम देखता हूँ, तो मैंने आप लोगों को क्या बोला, मंथली एंड वीकली, राइट? सो सबसे ज़्यादा जो मेरा फोकस होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, उसके लिए मैं मंथली टाइम फ्रेम को फॉलो करता हूँ। अब मंथली टाइम फ्रेम में अगर फॉलो करता हूँ तो काफ़ी लोग को ये चीज़ थोड़ा मतलब लॉजिकल नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप हायर टाइम फ्रेम पर टेक्निकल को फॉलो कर रहे हो, सो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा? आपका रिस्क 5-10% का तो नहीं रहेगा, आपका रिस्क 15 टू 25% का हो जाएगा। लेकिन आपका जो रिवॉर्ड है वो 50%, 100% एंड 200% का मिलता है। अब उसमें भी अपन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के काम करते हैं। इवन मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का एक ट्वीट बनाया हुआ है, जो कि आप हाइलाइट्स में जाके आप देख सकते हैं। सो वहाँ पर मैंने सारी लर्निंग जो भी ट्वीट्स हैं विदाउट एनी चार्ज, वो मैंने डाल रखा है। काफ़ी सारे यूट्यूब वीडियोज़ बना रखे हैं कि स्टॉक कैसे सेलेक्ट करना है, मंथली एंड वीकली टाइम फ्रेम को कैसे देखना है, वो सारी चीज़ें, राइट? सो इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया, सो आप सभी लोगों को पता है कि मैं ज़िगज़ैग को फॉलो करता हूँ। ज़िगज़ैग कुछ नहीं है, डाउ थ्योरी है।
जब मार्केट में प्राइस फॉर्मेशन हायर लो बन रहा हो, इट मीन्स कि ट्रेंड अप है। ये बहुत कॉमन सी चीज़ है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब मैं 2008-9 में लर्निंग स्टार्ट किया तो सबसे पहले ये चीज़ मैंने पढ़ी थी दाऊ थ्योरी सबसे पहले। उसके बाद तो मैंने समझ लो ऑलमोस्ट मार्केट के अंदर जितने भी टूल हैं, जितने भी क्या नाम है सब्जेक्ट हैं, जितने भी मतलब इंडिकेटर्स में भी मैंने मोर देन 10 इंडिकेटर्स पे काम किया। एलियट वेव हो गया आपका एंड फिबोनाची के जितने भी आपके पैटर्न्स हैं, हार्मोनिक पैटर्न वो प्लस तो ये सारी चीज़ें मैंने करी। लेकिन आफ्टर जब मैं प्रॉफिटेबल जर्नी मेरी शुरू हुई जो 2016-17 से, सो उस टाइम पर मेरा जो डिसीजन था वो उस टाइम पर भी 90% जिग-जैग पे ही आ गया। मतलब जितनी भी चीज़ें मैंने 7-8 साल में सीखी वो सब छोड़ दी। जो सबसे पहले मैंने चीज़ सीखी थी ना, वही चीज़ मैं आज भी यूज़ करता हूँ 2016-17 से और वो मेरे लिए काम करती है, राइट? बट बीच में आप देखिए कि 7 से 8 साल मैंने क्या किया, मैंने बस अपना टाइम खराब किया कि कोई मेरे को मतलब क्या बोलते हैं जैसे बोलते हैं ना कि आपको कोई एक मैजिक मिल जाए या कोई एक ऐसा टूल मिल जाए कि जो कभी भी गलत ना हो। सो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। सिस्टम जितना सिंपल होगा उतना अच्छा आपको आपको डिसीजन लेने में आपको हेल्प मिलेगा। सो मैं क्या करता हूँ कि वही सेम जो ट्रेंड का रूल है मंथली टाइम फ्रेम का, हायर हाई हायर लो का, वो मैं फॉलो करता हूँ मंथली टाइम फ्रेम पर सारे स्टॉक्स में। मैं आप लोगों को स्टॉक्स के नाम भी बता देता हूँ, आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर पिछले 10 साल से उनमें मंथली टाइम फ्रेम पर लोअर लो बना होगा, तो आप मुझे बताइएगा। इवन मार्च 2020 में भी उनके अंदर लोअर लो फॉर्मेशन नहीं बना है, राइट? सो ये मैं किस कॉन्फिडेंस से बोल पा रहा हूँ? हाँ, और क्लोजिंग बेसिस होना चाहिए, राइट? काफ़ी लोग क्लोजिंग बेसिस रूल को ये समझते हैं कि वो कैपिटल ज़ीरो हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं है। आपका कैपिटल एलोकेशन ऐसा नहीं है कि एक ही स्टॉक में पूरा का पूरा है, राइट? आपका कैपिटल एलोकेशन जैसे मैं शुरू करता हूँ, जो भी कैपिटल एलोकेशन, वो मैं 4-5% से शुरू करता हूँ। धीरे-धीरे मैं उसमें इंक्रीज़ करता रहता हूँ। राइट। सो एक आइडियली पोर्टफोलियो में 15 के आसपास तक स्टॉक हो जाते हैं, राइट। सो अब आप ये समझिए कि जब आप ट्रेंड देख रहे हैं एंड मंथली में ट्रेंड अप है, जैसे ऐसे मार्केट में अगर मार्केट नीचे आता है, सो मैं कैसे स्टॉक देखूंगा जिनका मंथली में स्ट्रक्चर अप है, राइट। मंथली में स्ट्रक्चर उनका हायर लो फॉर्मेशन है, उसको ही देखूंगा मैं। लोअर लो फॉर्मेशन को मैं नहीं देखूंगा। सो जैसे स्टॉक का नाम है, आप लोगों को सबको पता होगा कि मैं दीपक नाइट्रेट में अराउंड 230-235 से इन्वेस्टेड हूँ, राइट। उसके बाद आप देखेंगे तो अबॉट भी है, राइट। एंड एक और स्टॉक है नवीन फ्लोरिन, राइट। ये सारे स्टॉक उठा के आप पिछले 10 साल का डेटा देख लीजिए, आपको लोअर लो फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। अभी करंटली में नवीन के अंदर एक स्ट्रक्चर चेंज हुआ है बहुत टाइम के बाद, राइट। पीडीलाइट हो गया, एशियन पेंट हो गया, ये सारे स्टॉक आप उठा के देख सकते हैं। इनके अंदर लोअर लो फॉर्मेशन बना ही नहीं है कई सालों से, ठीक है। सो ये चीज़ें अपने को देखनी है, राइट, खराब मार्केट में कि कौन सा ऐसा स्टॉक है जो मंथली का लोअर लो फॉर्मेशन नहीं बनाया है, राइट। उसमें आपको फोकस रखना है, राइट। सो स्लोली आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। और ये जो स्टॉक्स मैंने आपको बताए हैं, आप इनका मार्च 2020 में भी, मार्च 20 में इतना बड़ा फॉल आया था ना, उसका भी जाके प्राइस एक्शन आप जाके देख सकते हैं। सो आपको एक आइडिया लग जाएगा। सो जैसे कि मैंने रूल सेट कर रखा है कि मंथली टाइम फ्रेम पे मेरा जो ज़िगज़ैग है वो हायर ही हायर लो होना चाहिए, राइट। सो हाई टू हाई कनेक्ट करेंगे तो अपना रेजिस्टेंस लाइन का काम करेगा एंड लो टू लो कनेक्ट करेंगे तो वो हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो हमारा सपोर्ट का काम करेगा। सो इस चीज़ पे ही बस आपको फ़ोकस करना है। इवन टाटा एल्क्सी भी अगर आप देखेंगे तो 2 या 300 के आसपास उसने मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया था 10-12 सालों का। उसके बाद वो वहाँ से 7 टू 800 चला गया। उसके बाद अगेन वो 500 आया, 500 से फिर अगेन वो 800 गया। 800 के बाद मार्च 2020 में जो उसका 500 के आसपास का लो था उसको तोड़ा, बट उसके नीचे क्लोज नहीं दिया। आप लोग अगर चार्ट पर हैं तो जाके देख सकते हैं। एंड उसके बाद वो स्टॉक आप देखिए 10,000 भी हुआ। तो 200 का स्टॉक्स 10,000 भी हो सकता है, राइट। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि नहीं पॉसिबल है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि सारे के सारे स्टॉक, राइट। जैसे कि सारे के सारे स्टॉक आपके क्लोजिंग बेसिस एसएल पे जीरो नहीं हो सकते, उसी तरीके से सारे के सारे स्टॉक आपके 100 टाइम्स या 200 टाइम्स रिटर्न नहीं दे सकते। सो स्टॉक्स में कितना रिटर्न आएगा वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में क्या है कि जो हमने सेटअप रूल्स बनाए हुए हैं उसको डिसिप्लिन से एंड पेशेंस से हमको फॉलो करना है। सो जो विशु जी आपका क्वेश्चन था कि टेक्निकली कैसे करें और कौन सा टाइम फ्रेम देखें, तो वो मैंने आपको बताया है एंड आप सभी लोगों को। एंड जैसा कि आपने 5 टू 10% रिस्क की बात करी है, सो मैं 5 टू 10% का रिस्क नहीं लेता हूँ। मेरा रिस्क जो रहता है जैसे कि मैं, अगर आपने जैसे बताया, तो 5 टू 10% का अगर आप रिस्क ले रहे हैं
तो आपका रिवॉर्ड भी 15, 20 या 25% का रहेगा, ठीक है? सो हम क्या करते हैं कि मतलब मैं जो रिस्क लेता हूँ वो 15 से 25% का, एंड जो मेरा रिवॉर्ड रहता है 50% से लेकर 200% एंड 500%। 500% रिटर्न मुझे उस टाइम मैं नहीं देखता हूँ जिस टाइम मैं ट्रेड कर रहा हूँ, बट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, जैसे मान लीजिए मैंने किसी स्टॉक्स में एंट्री किया, उस टाइम मेरा स्टॉप लॉस था, मान लीजिए 100 पे मैंने एंट्री किया, सो उस टाइम मेरा स्टॉप लॉस था 80 रुपीज़ का, मार्केट वो स्टॉक आ गया 200 पे, तो जाहिर सी बात है कि अपने को कोई ना कोई हायर लो मिलेगा। वन वे रैली है तो लेटेस्ट मंथली कैंडल क्लोज स्टॉप लॉस रखूंगा मैं, जैसा मैंने आपको बताया कि एग्जिट रूल मैंने एक ट्वीट किया हुआ है अपना और हाईलाइट्स में डाला हुआ है, उसको आप देखेंगे तो आपको उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और मंथली टाइम फ्रेम पर ये सारे, मैंने कोई डेली वीकली टाइम फ्रेम पर वो नहीं बना रखा है। सो उससे क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली आपको कितना प्रॉफिट आ जाएगा वो आपको खुद भी नहीं पता है, राइट? और अब बात करते हैं इसके अंदर फंडामेंटल कैसे ऐड करें। तो जैसे कि मेरी पूरी टीम है, राइट? सो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग प्लांट विजिट भी करते हैं, मैनेजमेंट से भी मिलते हैं, कॉन कॉल भी सुनते हैं, उस पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में भी हम पढ़ते हैं, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज है वो भी देखते हैं। ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं, राइट? वैल्यूएशन जो है वो एक सब्जेक्टिव पार्ट है। एक अगर फंडामेंटल्स आप पूछेंगे तो उसके लिए वो अलग हो सकता है, दूसरे से पूछेंगे उसके लिए भी अलग हो सकता है। टेक्निकल भी, जैसे मैं मंथली टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे स्टॉक तेज़ लग रहा है, बट किसी को वो मंथली पर स्टॉक वीक भी लग सकता है। तो सबका नज़रिया अलग-अलग है, मार्केट को देखने का एंड टेक्निकल को भी स्टडी करने का। सो ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। तो अब समझिए कि कई बार क्या होता है कि जैसे मुझे टेक्निकली कोई स्टॉक अच्छा लग रहा है और जैसे मेरी टीम में मोहित जी हैं, मोहित जानीट जी हैं, उदित जी हैं, अशोक लोधा जी हैं। सो हम 4 लोग हैं। सो जैसे कि उनको कोई फंडामेंटल कंपनी अच्छी लगी, सो और मुझे भी टेक्निकली वो कंपनी अच्छी लग रही है, तो हम क्या करते हैं वहाँ पर हम एलोकेशन को बढ़ा देते हैं। वहाँ मतलब वहाँ पर थोड़ा-सा रिस्क लेते हैं हम। वो 10 में से 1-2 बार गलत भी होता है, ऐसा नहीं है कि वो सही होता है, लेकिन वहाँ कन्विक्शन आपका बढ़ जाता है, तो आप एलोकेशन ज़्यादा कर सकते हैं एंड उससे फिर आपको अच्छा रिटर्न मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। क्योंकि आप, मैं, कोई भी हो, चाहे वो एफ-एंड-ओ कर रहा हो, चाहे वो फंडामेंटल कर रहा हो, चाहे वो टेक्निकल कर रहा हो, सभी लोग प्रोबेबिलिटी पे काम कर रहे हैं। कोई भी चीज़ सर्टेन नहीं है कि नहीं ये चीज़ होनी ही होनी है, किसी को नहीं पता है कि कल क्या होगा। इसीलिए मार्केट के अंदर रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग का इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है, राइट? सो ये एक मेरा जो व्यू है वो आपके साथ मैंने शेयर किया। ऑसम, ऑसम, ब्रिलियंट सर। डॉक्टर पुनीत जिंदल जी ने पूछा है सर, हाउ टू हेज अ पोर्टफोलियो? ओके, गुड क्वेश्चन। सो प्रैक्टिकली अगर मैं बताऊँ तो मैं पोर्टफोलियो को सर हैच करने के लिए क्या करता हूँ, जब मुझे लगता है कि मार्केट डेली टाइम फ्रेम पर अपना जिगजैग का स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है, राइट? मतलब लोअर लो फॉर्मेशन बना रहा है या पिछला हायर लो का ब्रेकडाउन आ रहा है, तो अपने को क्या करना होता है, जैसे कि अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली एक्सपायरी, राइट? जैसे अभी आज चल रहा है आपका अक्टूबर, सो अगर मान लीजिए कि इस मंथ में लोअर लो फॉर्मेशन आता है, सो मैं मार्च 24 की एक्सपायरी की पुट खरीदूँगा, वो भी इन द मनी। अब इन द मनी वो भी 500 से 1000 पॉइंट डीप इन द मनी, राइट? क्यों? क्योंकि उसके अंदर ना टाइम वैल्यू नहीं जाता है, उसके अंदर पूरा का पूरा आपको इंट्रिंसिक वैल्यू मिलता है। अभी भी जाके आप देखेंगे, सो 20,000, 21,000, ये 500 टू 1000 मैंने इसीलिए बोला क्योंकि उन उस स्ट्राइक प्राइस पे हमारा एक अच्छा खासा वॉल्यूम मिल जाता है एंड जो बायर सेलर के बीच में जो गैप होता है, जो स्प्रेड होता है, वो ज़्यादा नहीं होता, वो 5 टू 7 रुपीज़ या 10 रुपीज़ का होता है और ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, राइट? सो मैं क्या करता हूँ कि सपोज़ कीजिए मेरे पास 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है, सो मैं 10 लॉट पुट खरीदता हूँ इन दी मनी की, जब मुझे मार्केट वीक लगता है। अभी मुझे मार्केट डेली टाइम फ्रेम पर वीक नहीं लगता है, 19,000 के नीचे मार्केट अगर सस्टेन करेगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं 20,000 का पुट खरीदूँगा। ये आज के डेटा के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, राइट? और ये सारी चीज़ें, हाँ, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना भूल गया। सो वी आर अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च फर्म, राइट? वी हैव अ नॉन इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन। सो जो भी यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ या जो भी स्टॉक का नाम ले रहा हूँ या जो भी स्ट्रेटेजी का नाम ले रहा हूँ, वो सब एजुकेशनल लर्निंग पर्पज़ है। कोई अगर स्टॉक का भी ना मैं नाम ले रहा हूँ तो उसमें मेरी पोजीशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, क्योंकि एज़ पर सेबी रूल डिस्क्लेमर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? सो जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि पुट जो है, तो मैं पुट खरीदता हूँ इन दी मनी। अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि यार इतनी दूर क्यों जा रहे हो, ठीक है? इतनी दूर के पुट क्यों खरीद रहे हो? आप बिलीव नहीं करोगे, कई बार तो मैं क्या करता हूँ कि मान लीजिए कि मार्च और अप्रैल में ब्रेकडाउन आ रहा है, मान लीजिए किसी स्टॉक मतलब निफ्टी के अंदर, ठीक है? निफ्टी की पुट खरीदता हूँ मैं, निफ्टी के अंदर ब्रेकडाउन आ रहा है, तो मैं कई बार क्या करता हूँ, मैं दिसंबर की ही एक्सपायरी खरीदता हूँ, मतलब ईयरली एक्सपायरी खरीदता हूँ, राइट? कई बार मैंने ऐसा किया है पिछले 4-5 सालों में कि मैंने मार्च या अप्रैल में स्टॉक में मतलब निफ्टी में ब्रेकडाउन आ रहा है
और मैं उसका दिसंबर का वो कर रहा हूँ, क्या नाम है, पुट खरीद रहा हूँ। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि स्टॉक्स में आपके पास एक लॉट के वैल्यू के बराबर की होल्डिंग है, सो मैंने लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक लिया हुआ है और मान लीजिए कि मैंने उसको मंथली टाइम फ्रेम पर होल्ड किया हुआ है, तो कई बार तो ऐसा भी हो सकता है ना कि अपने हाई से वो 20-30% 40% टूट जाए, राइट? बट डेली टाइम फ्रेम पर तो वो पहले ही लोअर लो बना देगा। सो उस केस में भी, क्योंकि स्टॉक्स के अंदर 3 मंथ आगे का ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, सो उस केस में मैं क्या करता हूँ कि मैं नियर द मनी की, मतलब जैसे नेक्स्ट मंथ या फार मंथ में अगर वॉल्यूम है तो मैं उसकी पुट खरीदता हूँ। अदरवाइज सेम मंथ की पुट खरीद के हम अपन मतलब कॉल भी बेच देते हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर वो किसी वजह से पोजीशंस, मतलब मान लीजिए मार्केट नहीं टूटा या स्टॉक नहीं टूटा, सो अपने को जेब से ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे। और इस सब में जो कॉस्टिंग आती है, अगर आपका स्टॉप लॉस हो जाए, स्टॉप लॉस के लिए मैं लेटेस्ट लोअर हाई, जैसे वही जिग-जैग का रूल है, वो उसके ऊपर बंद हो जाता है, सो मैं उससे एग्जिट कर देता हूँ। सो हैजिंग क्यों ज़रूरी है? जैसे कि आप ही से विष्णु जी मैं पूछता हूँ, ठीक है? क्योंकि अभी आप बता सकते हैं। सो जितना भी एक्सपीरियंस आपका, राइट, आप मुझे बताओ कि सर हेल्थ इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है? सर कभी कुछ हो सकता है तो खर्चे, मैं तो बैंगलोर में रहता हूँ, वहाँ पे तो मतलब लुट जाऊँगा, मेरी सारे खाली हो जाए। ठीक है। हम कार का इंश्योरेंस क्यों कराते हैं? अ, एक गवर्नमेंट की एक्सीडेंट हो तरफ से जाए तो, कुछ भी गवर्नमेंट की तरफ से तो, इमरजेंसीज़ के लिए। हाँ, सो इसी तरीके से हेजिंग भी ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि हम, क्या नाम है, प्रीमियम बस पे करते रहते हैं, राइट? और आपको भी पता होगा कि जैसे आपकी अगर इनकम मान लीजिए कि 10 लाख रुपए ईयरली है, सो अब आप ये मान के चलिए कि आपका जो प्रीमियम होगा, अगर 10 लाख रुपीज़ के आसपास का अगर आपने समय से वो लिया हुआ है प्लान, तो आपका 10 से 15,000 रुपए, तो पूरे कैपिटल का कितना गया? 1 से 1.5% के आसपास, ठीक है? बट अगर मैं आपको अपना प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊँ, तो मैं अराउंड 2016-17 से इंश्योरेंस पे कर, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर रहा हूँ। एंड लास्ट ईयर दिसंबर में मेरे, मतलब जब चेकअप कराया तो गॉल ब्लैडर में स्टोन आया। सो मैंने उसका ट्रीटमेंट कराया। सो आप बिलीव नहीं करेंगे कि पूरे पिछले 7 सालों के अंदर जितना भी मैंने प्रीमियम, 7-8 सालों के अंदर जितना भी मैंने प्रीमियम पे किया था, उससे थोड़ा-सा एक्स्ट्रा मतलब बिल आया, बट मुझे ₹1 भी नहीं देने की ज़रूरत पड़ी, राइट? एंड वो मेरा इंश्योरेंस कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है? सो कई बार क्या होता है ना कि हेल्थ एक ऐसी चीज़ है कि कितने पैसे वहाँ लग जाएँगे ना, किसी को नहीं पता है, ठीक है? उसी तरीके से अगर मैं आपको प्रैक्टिकली मार्केट की बात बताऊँ, तो मार्च 2020 से लेकर अभी तक मैंने करीब-करीब 5 या 6 बार पोर्टफ़ोलियो को हेज किया होगा और मेरे जेब से नेट में 1 या 1.5% का जेब से पैसा लगा ही है। पिछले 3 महीने की बात बताऊँ मैं आपको। मार्च 2020 से भी पहले मैंने जितनी बार भी हेज किया, किसी में 1% मतलब नेट में साल में 1 या 1.5% आया। सो पोर्टफ़ोलियो हेजिंग मैं कमाने के लिए नहीं करता हूँ। पोर्टफ़ोलियो हेजिंग मैं इसलिए करता हूँ कि अगर मार्च 2020 जैसा फॉल आ जाए या 2015 के अंदर जब मुझे एक दिन में सबसे बड़ा लॉस हुआ था, राइट? जब मार्केट 8800 या 8700 पे था एंड अगले दिन ही मार्केट 76 या 7800 चला गया था, सिंगल डे में, 2015 की बात है ये। सो मुझे बहुत बड़ा लॉस हुआ था उस दिन, क्योंकि मैं हेजिंग वगैरह करके काम नहीं करता था और गैप डाउन ओपनिंग हुई और मेरे को काफ़ी बड़ा लॉस हुआ था उस टाइम। सो इन सारी चीज़ों से हम बच जाते हैं एंड जैसे कि मैंने आपको बोला कि मार्च 2020 की अगर अपन बात करें, सो मुझे डेट आज भी याद है, फरवरी 2000 फर्स्ट फ़ेब 2020 को आप अगर आप चार्ट पे जाके देखेंगे, सो एक हायर लो का लेवल था 11,900 के आसपास। उसका ब्रेकडाउन आया था फर्स्ट फ़ेब 2020 को, ठीक है? एंड उस दिन निफ्टी के अंदर जिग-जैग फॉर्मेशन वीक हुआ था एंड उसके बाद हमारा जो स्टॉप लॉस था वो 12,400 के आसपास का था एंड उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट वन वे फॉल आया था। सो मुझे नहीं पता था कि वो इतना बड़ा फॉल आएगा, लेकिन मैंने वो ट्रेड किया था एंड उसके बाद 9100 के आसपास हमने वो पूरा पोजीशंस काट दिया था, क्योंकि 9100 के आसपास 2015 का जो टॉप बना था इलेक्शन के बाद का, वो 9100 के आसपास का बना था, जहाँ पर मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ पर तो सेलिंग यहाँ तक ओवर हो जाएगी एंड वहाँ से फिर मैंने क्या किया था, मैंने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स और ऐड करना शुरू कर दिए थे, क्योंकि जब विक्स 30 के ऊपर चला जाता है, सो मैं सारे रूल को इग्नोर कर देता हूँ। सारे रूल को इग्नोर कर देता हूँ, कोई भी रूल फॉलो नहीं करता मैं, स्टॉप लॉस रूल फॉलो नहीं करता, राइट? मतलब जानबूझ के नहीं करता हूँ मैं, क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस किया है कि अगर विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स 30 के ऊपर है, सो कोई रूल काम नहीं करेगा। उस टाइम मैं फोकस करता हूँ बस सपोर्ट और रेसिस्टेंस पे, ओनली जो स्टॉक मेरे पास होल्ड है उसके सपोर्ट और रेसिस्टेंस पे फोकस करता हूँ मैं। सो उस टाइम पर जब मार्केट करेक्ट हुआ तो टॉप और बॉटम कोई नहीं पकड़ सकता है। सो 9100 के आसपास से मैंने बाइंग करना शुरू कर दिया स्टॉक्स के अंदर, जो हेजिंग की पोजीशन थी वो मैंने काट दी।
सो उस टाइम पर अगर मैं आपको बताऊँ तो ओवरऑल पोर्टफोलियो 30-35% के बीच में मतलब करेक्ट था। एंड जो मैंने पुट लिया था, वो पुट अराउंड 500 के आसपास का था। एंड वो पुट हमारी अराउंड हो गई थी 3000 से 3500। हाँ, ये है कि उस टाइम जो बायर सेलर का जो गैप था, वो 100 से 200 रुपीज़ का था। बट वॉल्यूम था। कोई भी अगर यहाँ पर एफ एंडो में ट्रेड करता है, उस टाइम का डेटा आपको मिल जाएगा बैक टेस्टिंग पे। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, उस टाइम का डेटा आप जाके देख सकते हो, और उस टाइम का चार्ट भी आपके जाके देख सकते हो। 1 मिनट के चार्ट से आपको पता भी चल जाएगा कि किस लेवल पे, कितने पॉइंट्स पे ट्रेड हो रहे हैं। सो वो सारा बैक टेस्टिंग आप कर सकते हो। सो मैं पुट खरीदता हूँ। पुट में मेरी जो कॉस्टिंग आती है पूरे पोर्टफोलियो की 3 से 4%, मतलब मेरे को पे प्रीमियम के लिए पैसा देना पड़ता है। और जो लॉस होता है वो मेरा होता है, अगर मेरा स्टॉप लॉस हो गया, सो 1 से 1.5%, मैक्सिमम 2% का, राइट। एंड दूसरी चीज़ कि क्योंकि अपन को नहीं पता है कि कब मार्केट में बहुत बड़ा फॉल आएगा, सो अपने को जो अपना तरीका है उसको तो फॉलो करना ही करना है। जैसे मैंने आपको बोला कि हेल्थ इंश्योरेंस और क्या नाम है, कार का इंश्योरेंस, जैसे टर्म इंश्योरेंस भी, ये सब ज़रूरी है हमारे लिए लाइफ में, क्योंकि मिसहैपनिंग कभी भी हो सकती है। सो मार्केट में बड़ा फॉल कभी भी आ सकता है, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, राइट। सो उसके अकॉर्डिंग ही अपन को मतलब मैं उसके उसके तरीके से ही मतलब मैं काम करता हूँ। अमेजिंग सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सर दिव्या सिंह जी का है। उन्होंने बोला है, सर आई फील दैट नाउअडेज व्हेन वी सेट लेवल्स द प्राइस फॉलोज बट इट मार्जिनली हिट्स आवर एसएल आल्सो, so does algo हम्म। trading affects it, and if yes, what changes can we do to set levels? देखिए जनरली आप मान के चलिए कि अगर हायर लो, मतलब मान लीजिए कि आपने कोई स्टॉक 1000 रुपीज़ पर एंट्री किया, और जैसे कि मैं स्टॉप लॉस जनरली लेटेस्ट हायर लो को रखता हूँ, ठीक है। सो मान लीजिए कि जो लेटेस्ट हायर लो है वो 900 रुपीज़ पर है, राइट। सो मैं एग्जैक्टली 900 का लेवल का स्टॉप लॉस नहीं रखता हूँ, मैं 890 या 880 का लेवल का स्टॉप लॉस रखता हूँ। और मेरा जो स्टॉप लॉस होता है वो सिस्टम के अंदर नहीं होता है, मेरा स्टॉप लॉस का अलर्ट लग जाता है, क्योंकि मैं वीकली एंड मंथली क्लोजिंग के बेसिस पर डिसीजन लेता हूँ। सो उसके बेसिस पर ही मैं काम करता हूँ। जैसे अभी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊँ तो एक स्टॉक है संकरा करके। सो उसके अंदर मेरा स्टॉप लॉस 700 रुपीज़ का था। सो अगर आप उसका चार्ट देखेंगे तो डेली बेसिस पर 700 के नीचे क्लोज हो गया, बट मेरा स्टॉप लॉस वीकली क्लोजिंग बेसिस पे था। सो वो वीकली क्लोजिंग बेसिस पर 728 के आसपास जाके उसने क्लोजिंग दिया। सो मेरा स्टॉप लॉस वो बच गया बेस्ड ऑन क्लोजिंग रूल, राइट। कई बार इस रूल की वजह से कभी कभी लॉस भी होता है, लेकिन उस केस में जैसे मैंने आपको बताया कि लूजर के अंदर मैं एलोकेशन टाइम के साथ कम करता रहता हूँ, और विनर के अंदर मैं इंक्रीज करता रहता हूँ। सो जैसे मान के चलिए, जैसे अभी डेली टाइम फ्रेम में जो संकरा है वो एक जिगजैग, अगर उसका देखेंगे डेली में तो वो वीक है। तो जैसे ही डेली में उसका स्ट्रक्चर चेंज होगा तो फिर से उसके अंदर मोमेंटम आना शुरू हो जाएगा। सो वैसे केसेस में हम पोजीशंस को और ऐड कर सकते हैं, पिरामिडिंग जैसे जिसको बोलते हैं अपन। सो वो चीज़ कर सकते हैं। सो मैं जो करता हूँ वो मैंने आपको बताया। मतलब मेरा रिकॉर्ड है कि मैंने आज तक कभी भी जो स्टॉप लॉस ऑर्डर है वो सिस्टम में कभी नहीं रखा है, अलर्ट लगा के छोड़ देता हूँ मैं। मान लीजिए कि मंडे को अलर्ट आ गया, सो मैं क्या करता हूँ कि फ्राइडे को क्लोजिंग के टाइम पे आफ्टर 3:15 मैं ये देखता हूँ कि कौन-कौन से ऐसे स्टॉक हैं जो मेरे स्टॉप लॉस के नीचे चल रहे हैं। सो 250 से लेकर 230 से लेकर 330 तक मैं सिस्टम के सामने रहता हूँ एवरी फ्राइडे। एंड मंथली में भी वैसे ही रहता है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन ऑफ द मंथ में भी मैं सिस्टम के सामने रहता हूँ। बाकी दिन रहूँ या ना रहूँ, बट इस टाइम पर मैं सिस्टम उस टाइम पे मैं सिस्टम के सामने रहता हूँ, एंड मैं उसी बेसिस पर डिसीजन लेता हूँ। क्योंकि जैसे-जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है, तो जो स्मार्ट मनी है, जो आप यू कैन से ऑपरेटर्स, कुछ भी नाम आप दे सकते हैं। सो वो क्या है कि वो उनको सब पता है कि आपके ऑर्डर कहाँ लगे हुए हैं। क्योंकि अगर आप ज़ीरोधा देखेंगे तो ज़ीरोधा आपको 20 जो ऑर्डर्स हैं, टॉप 20 ऑर्डर्स हैं, वो सब दिखाता है। काफ़ी सारे ऐसे ऑर्डर्स हैं, जो काफ़ी सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो मतलब 100, मतलब जितने भी टॉप 100 आपके ऑर्डर्स हैं, वो सब दिखाता है कि सबसे ज़्यादा बायर या सेलर कहाँ पर हैं, राइट। ब्रोकर्स के सिस्टम्स अगर आप देखेंगे तो उनके पास सारे ऑर्डर्स का डेटा होता है कि भाई सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स कहाँ लगे हुए हैं, राइट। सो वो सारा डेटा आप स्टडी करते हैं। और जनरली जैसे कि आप लोगों को पता है कि अगर कोई मार्केट में नया है और उसको एक्सपीरियंस नहीं है, राइट, अगर वो बेसिक चीज़ों को फॉलो कर रहा है, राइट, कि आरएसआई 70 के ऊपर गया तो ओवरबॉट और आरएसआई 30 के नीचे गया तो ओवरसोल्ड।
सो वो चीज़ काम नहीं करने वाली है। उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ रूल ऐड करने पड़ेंगे या किसी न किसी चीज़ के साथ आपको उसको मर्ज करके काम करना होगा और उसको बैक टेस्ट करना होगा। और ऐसा नहीं कि 8-10 स्टॉक पे बैक टेस्ट कर लिया और हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमको पैसा बहुत बन जाएगा, ऐसा नहीं है। जब तक आप किसी भी एक स्टडी को 500 या 1000 स्टॉक्स पे नहीं स्टडी करते हो, तब तक कोई पॉइंट नहीं है। सो ये सारी चीज़ों को अपने को ध्यान में रखना चाहिए। ऑसम, ऑसम। सर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का आप अपना कैसे एलोकेशन करते हो पोर्टफोलियो? तो जैसे कि मैं अपने मेंटी को ये सजेस्ट करता हूँ कि 75% आप कैपिटल लॉन्ग टर्म में रखिए और 25% आप शॉर्ट टर्म में रखिए, ठीक है? अगर आप मतलब आप फुल टाइम मार्केट में नहीं हैं तो। अगर आप जैसे कि मैं अपने मेंटी को सजेस्ट ये करता हूँ कि अगर आप वीकली ब्रेकआउट भी देखेंगे तो भी आप काम कर सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में जीटीसी ऑर्डर, जीटीडी ऑर्डर एंड अलर्ट लगाना अपने लिए आसान है। सो हर दिन मार्केट के सामने मतलब बैठने की ज़रूरत नहीं है। सो मैं उनके लिए वो सजेस्ट करता हूँ। जो फुल टाइम है, उनको मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि 50% आप लॉन्ग टर्म में रखिए, 50% आप शॉर्ट टर्म में रखिए। राइट, ऑसम। नेक्स्ट सर महेश सक्रिय जी ने पूछा था बेस्ट टाइम फॉर इंट्राडे। मैं माफ़ी चाहूँगा, मैंने कभी आज तक इंट्राडे नहीं किया है। सो इंट्राडे में कमेंट करना मेरे लिए मतलब सही नहीं होगा। और बाकी जो मेरे सर्कल में लोग हैं, वो लोग इंट्राडे करते हैं। सो वो लोग 3 मिनट टाइम फ्रेम और 5 मिनट टाइम फ्रेम को फॉलो करते हैं इंट्राडे के लिए। एक और इसी टाइप का ही क्वेश्चन था सर, दैट वाज ऑन द ऑपोजिट एंड ऑफ स्पेक्ट्रम, हाउ टू फाइंड वैल्यू स्टॉक्स, व्हाट मेट्रिक्स टू लुक एट टू फाइंड वैल्यू स्टॉक्स, फॉर एग्जांपल मार्केट कैप, पी, पीवी, पीएस एक्सेट्रा। तो वैल्यू स्टॉक्स का कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, जहाँ पर आपको लगता है कि ये सेक्टर आगे चल के परफॉर्म कर सकता है। एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि आज से 5 से 7 साल पहले लोग ईवी की बातें करते थे, राइट? सो ईवी के स्टॉक्स उस टाइम भी लिस्टेड थे जो ईवी के ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन जिसको फ्यूचर पे विश्वास था कि हाँ यार आगे चल के ईवी आएगा और जब ईवी एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा तो स्टॉक्स इन लेवल्स पे नहीं रहेंगे। सो आज आप उठा के देख सकते हैं काफ़ी सारे ऐसी कंपनियाँ जो ईवी में हैं, चाहे वो ईवी गाड़ियाँ बना रही हों, चाहे वो ईवी के बस या ट्रक बना रहे हों। ट्रक तो नहीं, बट बस वगैरह आपने नोटिस किया होगा कि काफ़ी जगह चलने लग गई हैं। सो या ईवी से रिलेटेड कोई ऑटो एंसिलरी वगैरह में हो। सो अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो उनमें एक बहुत अच्छा खासा मूव आ गया और पिछले 5 से 7 सालों में उनके अंदर 50 टू 100 टक्स का मूव आ गया है। सो जो आपको सेक्टर ऐसा लगता है कि आगे चल के अच्छा परफॉर्म कर सकता है, उस पे अपने को ध्यान देना चाहिए। अगर आप एथेनॉल की बात करें, सो शुगर स्टॉक्स पहले साइक्लिकल हुआ करते थे। वो जब चलते थे तो एक तरफ़ा ऊपर जाते थे और जब आते थे नीचे तो भी एक तरफ़ा नीचे आते थे। बट अभी अगर आप शुगर स्टॉक्स को देखेंगे तो वो मतलब वन वे मूव नहीं करते हैं, या वन वे डाउन मूव या वन वे अप मूव नहीं करते हैं। क्योंकि अब शुगर कंपनियों के पास 3 चीज़ें हैं, एथेनॉल, अल्कोहल एंड अपना शुगर। सो अब क्या है कि डिमांड जिस हिसाब से बढ़ रही है या गवर्नमेंट के जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट आ रही है, उसके हिसाब से वो लोग बना रहे हैं। अब जैसे अगर आप बाहर के अगर कंट्री देखें, सो कई जगह एथेनॉल की जो ब्लेंडिंग है वो 20 से 25%, 30% तक भी है। डीज़ल में भी सेम वही चीज़ है कि कई सारी जो ब्लेंडिंग है वो 30-35% तक की है डीज़ल की भी। सो एथेनॉल का तो अपन जो यूज़ है वो अपन कहाँ करते हैं, पेट्रोल में। सो डीज़ल के अंदर बायोडीज़ल यूज़ होता है। सो उसके बारे में पढ़िए आप, आपको अच्छा लगेगा। इसी तरीके से आगे आने वाले सेक्टर कौन से हैं जो आपको परफ़ॉर्म कर सकते हैं, जैसे आपने गेमिंग के लिए बोला, राइट? क्योंकि मैं गेमिंग उतना क्लोज़ली ट्रैक नहीं करता हूँ, सो मैं इसलिए उस पे कुछ कमेंट नहीं किया, क्योंकि कोई भी कंट्री गेमिंग को उतना प्रमोट नहीं करेगी, क्योंकि उससे कोई कंट्री का फ्यूचर नहीं बनता है। राइट। सो बहुत लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैं उतना बुलिश नहीं रहता हूँ, ठीक है। सो इसी तरीके से आपको ये देखना है कि आगे चल के कौन सा ऐसा सेक्टर, जैसे अभी आज की डेट में हम एआई की बातें कर रहे हैं, राइट। सो अभी एक रिपोर्ट में पढ़ा था जेपी मॉर्गन की कि वो उनके मतलब काफ़ी हद तक उनके जो डिसीजंस हैं, काफ़ी हद तक जो मतलब आप समझ लो कि उनके डिसीजंस एआई से भी वो लोग हेल्प लेके करते हैं, राइट। और धीरे धीरे वो आगे बात कर रहे हैं कि काफ़ी मतलब मेजॉरिटी ऑफ डिसीजंस एआई की बेसिस पे आप लोग लेंगे, मतलब एक तरीके से आपका टाइम बच रहा है। सो मतलब ये सारी चीज़ें अपने को देखना चाहिए। आज अगर आप देखो तो हम पहले क्या करते थे कि अगर मुझे फ़ैन चालू करना है तो जाके स्विच को ऑन करना पड़ता था। आज आप देख लो क्या टेक्नोलॉजी है, आपको आज जाके स्विच थोड़ी ना ऑन करना है,
राइट? आज आप बैठे हो अपने फ़ोन से भी आपको फ़ैन आपको ऑन कर सकते हो। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, टीवी के आप देख लीजिए, पहले अपन टीवी में कुछ नहीं कभी टीवी में पहले अपन बस सीरियल्स या मूवी देख सकते थे, जो भी चैनल होते थे। आज आप टीवी में कुछ भी कर सकते हो, मतलब आप यूट्यूब भी चला सकते हो, मैं अपने टीवी से लैपटॉप को कनेक्ट कर लेता हूँ, मैं चार्ट भी देख लेता हूँ इतनी बड़ी स्क्रीन पे। सो मतलब टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो आपको उस जगह पर आपको फ़ोकस करना चाहिए कि का क्या कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आगे चल के ग्रोथ आ सकती है, राइट? सो वहाँ पर फ़ोकस कीजिए। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं जैसे प्री-आईपीओ भी करता हूँ, मैं एसएमई स्टॉक्स में भी इन्वेस्टेड हूँ, जहाँ पर मुझे अच्छा लगता है कि हाँ यार, ये कंपनी अच्छा कर सकती है या पिछले 3-4 सालों से अच्छा कर रही है और अभी 100-150 करोड़ के मार्केट कैप पर है और आगे चल के 1000, 1500, 5000 करोड़ का मार्केट कैप हो सकता है, राइट? वो भी कैसे पता चलता है? जब आप प्लांट विजिट करते हो, जो पर्टिकुलर काम कर रहा है उसके बारे में पढ़ते हो, मैनेजमेंट से मिलते हो, मैनेजमेंट कितना भूखा है ग्रोथ के लिए, मतलब कितना डेडिकेटेड है अपने काम के लिए और आगे फ्यूचर की क्या उसके विज़न है, ये सब देखना पड़ता है। छोटी कंपनी में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है और बड़ी कंपनियों के मैनेजमेंट इतनी आसानी से आपको मिलते नहीं हैं, राइट? सो ये सारी चीज़ें भी देखना चाहिए। एंड जैसे कि मैंने बोला कि अगर आप मुझसे पूछेंगे, तो मैं तो बस यही चीज़ देखता हूँ कि कौन-सा ऐसा सेक्टर है जो आगे चल के परफ़ॉर्म कर सकता है, राइट? सो उस पे ध्यान देना है। अब जैसे आज की डेट में एथेनॉल पे गवर्नमेंट की तरफ से जो आई थिंक अप्रूवल है, लास्ट टाइम जो मैंने पढ़ा था अराउंड 10% के आस-पास, एग्ज़ैक्टली मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, राइट? बट वो 1% से शुरू हुआ था। और अब धीरे-धीरे वो बढ़ना ही है, राइट? सो ये सारी चीज़ें पढ़ने से, लोगों से मिलने से, मैनेजमेंट से मिलने से, तब जाके पता चलता है कि एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है, राइट? सो मैनेजमेंट कुछ और बोल रहा है, आप प्लांट विज़िट कर रहे हो, वहाँ कुछ और हो रहा है, सो वो रेड फ्लैग है, राइट? या आप कई बार क्या होता है कि कंपनियाँ अच्छी होती हैं बट मैनेजमेंट इतना अच्छा नहीं होता है, सो वो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। कई बार ऐसा होता है कि मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता है और कंपनी अच्छी होती है, राइट? और कई बार ऐसा होता है कि मैनेजमेंट अच्छा होता है बट कंपनी अच्छी नहीं होती है, मतलब बिज़नेस उतना अच्छा नहीं होता है। सो अपने को वो चीज़ डिसाइड करनी है, एक्सपीरियंस के साथ वो एक आता है, अपन ऐसे तो नहीं डिसाइड कर सकते बट वो एक्सपीरियंस के साथ ही आता है। ऑसम सर। ओके, ऑन वन हैंड जहाँ हमने फ्यूचरिस्टिक होने की थोड़ी बात करी कि एआई में, ईवी में आपको अर्ली पहचानना है, वहीं एक दूसरे स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन आया है मनीष कोचर सर का। उन्होंने गोल्ड और सिल्वर पे आपका भी पूछा है। गोल्ड और सिल्वर पे अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप हर 10 साल का गोल्ड का आप रेट देख लो, आपको उससे एक आइडिया लग जाएगा। और सिल्वर अगर मैं बात करूँ तो एक्चुअली में क्या होता है कि इंडियन मार्केट का जो गोल्ड और सिल्वर का जो रेट है ना, वो काफ़ी हद तक करेंसी पर भी करेंसी के अकॉर्डिंग परफ़ॉर्म करता है, मूव करता है, सॉरी। सो वो चीज़ एक रहती है, पहले मैं करता था ये सारी चीज़ें, बट अब मैंने बंद कर दिया है करना। बाकी अगर आप मुझसे पूछोगे कि किसी एक एसेट्स क्लास में इन्वेस्टमेंट करना है, सो मैं गोल्ड पे करूँगा, सिल्वर पे नहीं करूँगा क्योंकि सिल्वर का जो मैंने ट्रेंड देखा है, अगर मैं बात करूँ कॉमेक्स की, सो वो एक साइडवेज का रहा है। बात करूँ मैं इंडियन मार्केट की, तो वो अप ट्रेंड में रहा है जस्ट बिकॉज़ ऑफ करेंसी, राइट? सो बस ये मेरा व्यू है। मैं ज़्यादा इस पे कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि मैं काफ़ी क्लोज़ली ट्रैक नहीं करता हूँ। सो इसलिए जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वही चीज़ मैंने आप लोग के साथ शेयर की है। बिल्कुल। इसमें सर ऑडियंस में मेरे मेंटर श्रीनी सर भी बैठे हुए हैं, उन्होंने मेरे को एक बहुत अच्छी टिप दी थी कि गोल्ड में बजाय ईटीएफ खरीदने के वाइफ को दिवाली पे ज्वेलरी दिला दिया करो। एसेट भी बनेगा एंड वाइफ भी खुश रहेगी। अगेन अगेन टेल मी सर। सो उन्होंने मेरे को एडवाइस दी थी मेरी कि बजाय कि गोल्ड ईटीएफ लेने के या डिजिटल फॉर्म में वाइफ को दिवाली पे गोल्ड दिला दो, फिजिकल गोल्ड। सो वाइफ भी खुश रहेगी और एसेट भी बनता रहेगा आपका। यस, आप गोल्ड दिलाना, ज्वेलरी मत दिलाना। बिल्कुल। ये गोल्ड की बिस्किट दिला सकते हो आप, राइट? ज्वेलरी नहीं देना चाहिए क्योंकि ज्वेलरी का बहुत मतलब नुकसान ही है एक तरीके से, आप समझ लो। सो बाकी मैं मतलब दोनों प्रेफ़र करता हूँ। 50-50 आप यू कैन से, राइट? दोनों मैं प्रेफ़र करता हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि क्या नाम है, लिक्विडिटी का आपको अगर ज़रूरत पड़ता है ना, तो लिक्विडिटी आपको आसानी से मिल जाता है। एंड जो प्योर गोल्ड होता है ना, तो वो क्या है, बिल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, और उसमें फिर वो जो दुकानदार है फिर आपको बोलेगा इतना कैश ले लो, इतना ऑनलाइन ले लो, मतलब बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। सो एक जो ग्राउंड लेवल पे है, मैं वो बात बोल रहा हूँ। बट अगर आप गोल्ड बीज लेते हो तो वो आप बेचो, आपको अगले दिन आपके पैसा आपके अकाउंट में। सो धीरे-धीरे जो सेबी सेटलमेंट की बात कर रही है, सो उससे तो आगे चल के कोई बड़ी बात नहीं है कि आपने सेम डे माल बेचा, सेम डे प्रॉफिट बुक किया और सेम डे आपने पे आउट किया। मतलब ये इट्स पॉसिबल, राइट?
सो कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। नेक्स्ट सर हमारे पास रुचि जी का क्वेश्चन आया है। उन्होंने बोला है इफ यू हैव मेनी स्टॉक्स इन योर पोर्टफोलियो एंड यू प्लेस जीटीटी एज योर टारगेट हिट्स it exits but many times the stock has crossed and for higher targets so it has given more return than my target. How to track or deal such stocks? तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि जो मेरा एग्जिट का होता है वो मेरा ऑर्डर सिस्टम में नहीं होता है। सो कभी भी मेरा कोई भी ऑर्डर सिस्टम के अंदर नहीं होता है, एक बाई ऑर्डर को छोड़ के। क्योंकि जो रीटेस्ट होता है ना, वो लेवल कभी भी आ सकता है। लेकिन टारगेट आपके चेंज हो सकते हैं, स्टॉप लॉस आपके चेंज हो सकते हैं एज़ पर डेटा, रिजेक्शन आने के केस में, राइट? सो मैं जैसे कि आपको बताऊँ कि जैसे मंथली आरएसआई मैं फॉलो करता हूँ 80-90। सो उस रेंज में जैसे ही वो स्टॉक जाता है, सो मैं सबसे पहले मतलब कुछ प्रॉफ़िट बुक कर लेता हूँ। पूरा नहीं, कुछ प्रॉफ़िट बुक कर लेता हूँ एंड उसके अकॉर्डिंग मैं फॉलो करता हूँ। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि आपको ये पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आप ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, राइट? तो एक ट्रेडर के लिए सिंपल सा है, वो टारगेट ऑर्डर भी लगा के छोड़ सकता है, राइट? और एंट्री का लगा के छोड़ सकता है, राइट? सो और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो आपको कुछ एक सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने होंगे, राइट? जैसे मैं मंथली टाइम फ्रेम पर 2 मेजर हाई को कनेक्ट करता हूँ, तो मुझे एक रेजिस्टेंस लाइन मिलती है जो अपवर्ड होती है, ऊपर की तरफ जा रही होती है। सो जब भी उसको टच करता है, सो वहाँ पे मैं थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। सो जैसे कि इस महीने में मान लो कोई स्टॉक ऐसा है जो उस पर्टिकुलर लेवल को टच कर रहा है, राइट? जैसे अभी मैं बात करूँ आईटीडीसी सीमेंटेशन का, सो आईटीडीसी सीमेंटेशन का जो ऑल टाइम हाई था वो अराउंड 230 के आसपास था, राइट? सो जैसे ही वो 200 के आसपास या 210 के आसपास आया, सो मेरा जीटीसी ऑर्डर लग गया था थोड़ा प्रॉफिट बुक करने के लिए, राइट? क्योंकि वो एक ऑल टाइम हाई था और जो हाई 4-5 साल पुराना हाई था। सो उसको मैंने ऑर्डर लगा के प्रॉफिट बुक कर लिया। सो ये आपको पहले से आपकी प्लानिंग होनी चाहिए और जैसे कि मैंने बोला आप ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, उसके अकॉर्डिंग ही आप उसको डिसाइड करें करें कि मुझे क्या करना चाहिए। अब वही वाली बात हो गई कि स्टॉक के रिएक्ट करने के ऊपर, मतलब स्टॉक्स के मोमेंटम के अकॉर्डिंग आप रिएक्ट कर रहे हो कि आज स्टॉक 10% ऊपर है तो मुझे बाई करना चाहिए, कल स्टॉक 10% नीचे है तो जो स्टॉक आप कल बाई करने वाले थे आज वो बाई नहीं कर रहे हो आप। सो ऐसा नहीं होता है, राइट? आपको पहले से प्लानिंग होनी चाहिए, राइट? कि भाई करना क्या है मेरे को पहले। एक दिन वो स्टॉक 10% ऊपर गया, अगले दिन वो 10% नीचे आ गया। सो ऐसा नहीं है कि आप उसको ट्रेड नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ज़्यादातर कि आज स्टॉक तेज़ है, चलो ठीक है भाई इसको कल खरीदेंगे, नीचे आएगा। अगले दिन वो स्टॉक 10% नीचे चला गया, अरे नहीं यार इसको छोड़ दो, ये नहीं खरीदेंगे अपन, दूसरा कुछ देखते हैं। सो अगर ये माइंडसेट है तो आपके जो रूल्स हैं, जो प्लानिंग है, ऑटोमेटिकली चेंज होंगे। तो फोकस कीजिए, एक्जिस्टिंग प्लान जो आपने खुद बनाया है, प्री डिसाइडेड, मार्केट के मोमेंटम से वो चेंज नहीं होना चाहिए। सर मेरा क्वेश्चन है कि एक बहुत डिफिकल्ट चीज़ होती है ये जान पाना कि एक्चुअली मार्केट में एक एवरेज रिटेलर कितना बना सकता है। बिकॉज़ हर कोई सपने तो यही देख के आता है कि 6 महीने में पैसा डबल कर दूँगा। बट दैट इज़ मतलब नॉट प्रैक्टिकल ऑफ कोर्स। तो व्हाट डू यू थिंक इज़ द रैशनल एक्सपेक्टेशन टू सेट फॉर वनसेल्फ इफ एनी फॉर अ रिटेलर? ओके, सो जैसे कि मुझे ऑलमोस्ट 15 ईयर्स होने वाले हैं मार्केट के अंदर, राइट? सो मैंने जिसको भी देखा है कि अगर वो बहुत जल्दी पैसा बनाने वाला, मतलब बहुत जल्दी अमीर बनना चाहता है स्टॉक मार्केट से या खूब पैसा वाला बनना चाहता है, वो आज तक नहीं बन पाया है। ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है जो पिछले 20 सालों से मार्केट में हैं और 20 साल पहले उनके पास करोड़ों रुपए हुआ हुआ करते थे और आज कुछ लाख ही रह गए हैं, राइट? ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है कि जिन्होंने कुछ लाख से शुरू किया, आज उनके पास करोड़ों हैं। ठीक है? सो अल्टीमेटली जो रियलिस्टिक एक एक्सपेक्टेशन लेके चलता है ना और कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, पेशेंस के साथ चलता है ना, उसका पैसा बनता ही बनता है मार्केट के अंदर। अगर मैं आपको अपनी बात बताऊँ तो 2008-9 से लेकर 2016 तक मैं कंटिन्यू लॉस में क्यों था? क्योंकि पहले तो था कि भाई कॉल पुट करके पैसा बहुत जल्दी बनाना है। नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, बस इतना पता चल गया कि भाई मार्केट अगर तेज़ लग रहा है, तो कॉल खरीद ली, मार्केट मंदा लग रहा है तो पुट खरीद ली। कुछ नहीं पता है कि भाई टाइम वैल्यू क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, विक्स क्या होता है, हेजिंग क्या होता है, कुछ नहीं। सो वो लॉस किया, फिर बाद में क्या किया, फिर लॉस को कवर करने के लिए काम करना शुरू किया। तो फिर वो और लॉस किया, वो माइंडसेट से काम किया तो फिर और लॉस किया। सो फिर जब 2015 में जाके जब मैंने ये देखा कि यार मैं पिछले 4 5-6 सालों से गलती क्या कर रहा था, तो जब मैंने उस पे काम करना शुरू किया और मैंने देखा कि यार मुझे क्या चीज़ सूट कर सकती है, तो मैंने इक्विटी भी ट्राई किया, मैंने एफ-एंडो भी ट्राई किया। फिर धीरे-धीरे मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि यार एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखूँगा ना और कंसिस्टेंसी रखूँगा तो ही पैसा बनेगा। होता क्या था कि लॉस हो गया, चलो भाई घर चलते हैं, 2-3 महीने घर पे रहते हैं,
फिर से पैसा-वैसा कहीं से इकट्ठे करते हैं, यारों दोस्तों से माँगते हैं और फिर से काम शुरू करेंगे, यही चलता था। सो एक तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गलतियाँ जो आपने एक बार कर दी वो दोबारा नहीं करनी है। आप सोचिए कि मैं पहले अप-एंडो को एवरेज करता था, कॉल पुट की बाइंग को भी एवरेज करता था मैं पहले, तो क्या होगा? और नॉलेज और एक्सपीरियंस था नहीं, राइट? हाँ, इतना पता था कि भाई ये ब्रेकआउट आ गया तो एंट्री करनी है, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, बस। बट उससे काम नहीं चलता है, राइट? सो आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग भी करनी आनी चाहिए। सो ये सारी चीज़ों का अपन ध्यान रखेंगे। और रही बात रियलिस्टिक रिटर्न, सो अगर कोई फुल टाइम है, सो वो 20 से 25% सीएजीआर का एक्सपेक्टेशन लेके चल सकता है हायर साइड में। और मतलब एक फुल टाइम की बात कर रहा हूँ। और अगर कोई फुल टाइम नहीं है तो वो 15 टू 20% सीएजीआर का एक्सपेक्टेशन लेके चल सकता है। ये एक रियलिस्टिक रिटर्न है। मैंने फुल टाइम वाले को क्यों थोड़ा ज़्यादा दिया है, क्योंकि देखो आप अगर जॉब भी कर रहे हो और साथ के साथ इन्वेस्टिंग भी कर रहे हो, सो जाहिर सी बात है कि जॉब का पैसा भी आएगा और इन्वेस्टिंग से भी पैसा आएगा, अगर आप डिसिप्लिन तरीके से काम कर रहे हो और थोड़ी मेहनत कर रहे हो अलग से तो। और फुल टाइम में तो आपको बस यही करना है, चाहे आप ट्रेडिंग करो, इन्वेस्टिंग करो, हेजिंग करो, सो वहाँ पर थोड़ा सा हम रिटर्न बना सकते हैं, क्योंकि एक्सचेंज हमको ये फैसिलिटी देती है कि आपकी होल्डिंग को प्लेज करके आप काम कर सकते हो। और अगर आप हेजिंग से के साथ और डिसिप्लिन के साथ काम करते हो, सो वहाँ पर आपको एक अल्फा जनरेट हो जाता है। सो रियलिस्टिक रिटर्न तो अपने को ये रखना चाहिए। ऑसम।